अच्छा, नीट पेपर लीक विवाद अभी थमा नहीं है और केंद्र ने जो एक हाई पावर कमेटी बनाई है परीक्षा सुधारों को लेकर, आज दिल्ली में उसकी पहली बैठक होनी है। इस पेपर लीक विवाद के खिलाफ एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की छात्र विंग है, वो आज विरोध प्रदर्शन करेगी। और कल नीट यूजी की परीक्षा हुई, कोर्ट के आदेश के बाद उन कैंडिडेट्स की परीक्षा हुई जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और इनमें सिर्फ 813 कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए। ये परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी जिन्हें नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स मिले थे। दोपहर 2 बजे से एग्जाम शुरू हुआ। ग्रेस मार्क्स पाने वाले कुल कैंडिडेट्स 1563 थे, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद रविवार शाम को सामने आया कि 813 अभ्यर्थियों ने ही दोबारा परीक्षा दी है। नीट यूजी के री एग्जाम में 750 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं एनटीए ने पटना के 17 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया। ये कैंडिडेट 5 मई को बिहार के केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं शनिवार को गुजरात के गोधरा से 30 अभ्यर्थियों को एग्जाम देने से रोक दिया गया था। इन 63 अभ्यर्थियों पर गलत तरीके से पेपर देने का आरोप लगा था। रविवार को देश भर के 6 शहरों में नीट यूजी का री एग्जाम हुआ। छत्तीसगढ़ में भी दोबारा परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए थे, जिसमें एक बालोद और दूसरा दंतेवाड़ा था। छत्तीसगढ़ में 602 छात्रों का नाम री एग्जाम के लिए आया था, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। बालोद के दल्ली राजहरा परीक्षा केंद्र पर 185 छात्रों का एग्जाम होना था, लेकिन 115 छात्र ही परीक्षा देने पहुंचे। 70 छात्र अनुपस्थित रहे। यूपी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 आरोपियों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी वो 2 मार्च को रद्द कर दी गई थी और ऐसे में 5 महीने बाद एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये वो 6 आरोपी हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ पेपर लीक के आरोप हैं, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक के करीब 5 दिन बाद गिरफ्तार किया है। यूपी में इस साल 2 बड़ी भर्तियों पर परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। पहली है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और दूसरी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज के कीड़गंज से 6 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनका नाम संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, सुभाष प्रजापति, सुनील रघुवंशी, विवेक उपाध्याय और विशाल दुबे हैं। इन पर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराने का आरोप है। 11 फरवरी को ये एग्जाम हुआ और परीक्षा शुरू होने से पहले ही 2 सीरीज के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल थे, जिसके बाद योगी सरकार ने ये भर्ती परीक्षा 2 मार्च को रद्द कर दी। मामले की जांच एसटीएफ को दी गई। सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबारा भर्ती परीक्षा किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक दोबारा एग्जाम हुआ नहीं है। आरओ एआरओ परीक्षा लीक मामले में एसटीएफ ने खुलासा किया। पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से राजीव नयन मिश्रा ने पेपर लीक कराया था। दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी का अनशन जारी है और आज उसका चौथा दिन है। वो कह रही हैं कि हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड बैराज के सारे गेट्स को बंद कर दिया है और बीजेपी कह रही है कि उनका अनशन कोरा नाटक है। दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। कई हिस्से पूरी तरीके से जल संकट से प्रभावित हैं, लेकिन प्यासी दिल्ली को पानी कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली में पानी को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन का ये चौथा दिन है जो जारी है। आतिशी ने रविवार को हरियाणा सरकार पर बड़े आरोप लगाए। हरियाणा ने पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली का 100 MGD पानी कम कर दिया है। दिल्ली के जल संग्राम पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में सीधी जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली सरकार हरियाणा को कोस रही है, तो वहीं बीजेपी से आम आदमी पार्टी की नौटंकी करार दे रही है। दिल्ली में पानी की कमी आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का कारण है। अगर पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे नकेल कस दी गई होती तो शायद दिल्ली को ये दिन नहीं देखने पड़ते। पानी की समस्या को लेकर आप नेताओं ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना जल संकट के समाधान का आश्वासन देते दिखे। आप नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि हरियाणा के सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जगन मोहन रेड्डी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 दिन पहले उनके निर्माणाधीन दफ्तर पर बुलडोजर चला था और उसके बाद उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पार्टी दफ्तरों के लिए जमीन थी उसको कौड़ियों के भाव बेच दिया। पहले जगन का महल, फिर ड्रीम ऑफिस और अब 26 जिलों में पार्टी दफ्तर के लिए जमीन आवंटन वाला बयान। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में हैं। हर दिन पूर्व सीएम जगन के लिए नए सवाल और बवाल आ रहे हैं। रविवार को आंध्र की बाबू सरकार में मंत्री लोकेश ने जगन मोहन रेड्डी पर बड़ा आरोप लगाया। आरोप है
जगन सरकार ने 26 जिलों में पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की। 42 एकड़ जमीन 33 साल की लीज पर दी गई, जो महज 1000 रुपए के पट्टे पर दी गई थी। टीडीपी ने निर्माणाधीन बिल्डिंग की तस्वीरें पोस्ट की, आरोप लगाए कि ये सभी वाईएसआरसीपी के दफ्तर हैं। जगन मोहन रेड्डी पर आरोप उस वक्त लगे हैं जब विशाखापट्टनम में जगन मोहन के महल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विशाखापट्टनम के रूशिकोंडा में 500 करोड़ के लागत से एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई। वहीं 2 दिन पहले ही ताड़पिल्ली में जगन की पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की। कहां चूक हुई, किन मुद्दों से पार्टी को नुकसान हुआ, इन सब बातों पर मंथन हुआ। और खबर है कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने इस पर एक रिपोर्ट भी उनको सौंपी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसकी भी रणनीति तैयार की गई है। और साथ साथ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने फिर से एक बार अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। रविवार को लखनऊ में हुई बीएसपी की इस मीटिंग में लोकसभा में हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। साथ ही में यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव का रोड मैप भी तैयार किया गया। बीएसपी प्रदेश कार्यालय में कई राज्यों के पार्टी पदाधिकारी जुटे, हार के कारणों की समीक्षा हुई। इस मीटिंग में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद रहे। उन्होंने मीटिंग के दौरान मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। मीटिंग में मायावती ने बड़ा ऐलान किया। पूरे देश में जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में सभी चुनाव लड़े जाएंगे और उसमें जीत कैसे होगी इसको लेकर के अंदर गंभीर चर्चा हुई है और आवश्यक निर्देश भी मायावती की ओर से दिए गए। संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया। साथ ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी दिया गया। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया था। इतना ही नहीं, मीटिंग में मायावती ने कहा लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की बात कहकर झूठ फैलाया गया, जिससे दलित और पिछड़ा समाज भ्रमित हो गया। साथ ही मायावती ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल 20 जून को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था, लेकिन वहीं राउज एवेन्यू ने उन्हें जमानत दे दी थी और अब उनके वकील याचिका दायर कर जमानत को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। 20 जून को जैसे ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला दिया, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में आप कार्यकर्ता झूमने लगे। लेकिन अगला दिन ही यानी 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल उनकी पार्टी की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया। 91 दिन के बाद 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी, लेकिन 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया। हालांकि इस बीच केजरीवाल एक बार फिर जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई अंतरिम जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को केजरीवाल की अंतिम जमानत खत्म होते ही जेल उन्हें जाना पड़ा था। आज से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो रहा है और इसके शुरू होने से पहले ही प्रोटेम स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है और वो आप लगातार देख रहे हैं। और इसी बात से तस्वीर साफ हो रही है और ये पता चल रहा है कि ये पहला सत्र हंगामेदार हो सकता है। बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए क्योंकि उनके पास अपने बल पर बहुमत नहीं है। विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है और इसीलिए हंगामे की बात कही जा रही है। लेकिन असली बात होगी 26 जून को, जब स्पीकर का चुनाव होगा। देखना यह है कि यह पद बीजेपी अपने पास रखती है या अपने अलायंस पार्टनर्स में से किसी को देती है। और देखना यह भी है कि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के पास होता है या इंडिया ब्लॉक के। आज से कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखेगी संसद में। 18वीं लोकसभा का आज से आगाज होने जा रहा है। हालांकि आज और कल सांसदों का शपथ होगा। 26 जून को गहमागहमी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस दिन नए स्पीकर का चुनाव होना है। तो सवाल ये है कि कौन होगा नया लोकसभा का स्पीकर।
क्या ओम बिरला को फिर से मिलेगी जिम्मेदारी, या प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब का नाम ही आगे बढ़ा देगी बीजेपी, या डी पुंदेश्वरी बनेगी स्पीकर, या इस कुर्सी पर बैठेंगे राधा मोहन सिंह। कई नाम है, सस्पेंस भी कायम है। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के पद अपने लिए मांग रही है। विपक्ष की स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सबकी निगाहें टिकी हैं 26 जून पर। 18वीं लोकसभा का आज से आगाज होगा। नवनिर्वाचित सदस्यों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 2 जुलाई को अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम जवाब देंगे। 3 जुलाई को अभिभाषण पर लोकसभा में पीएम जवाब देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के लिए कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 293 सांसद हैं और एनडीए अपनी पसंद का स्पीकर चुन सकती है, लेकिन विपक्ष की मंशा कुछ और ही है। 2014 और 2019 की बात अलग थी। तब बीजेपी के पास खुद का अकेला बहुमत था और विपक्ष कुछ हद तक कमजोर। लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली हैं और वो बहुमत से 32 सीट पीछे है। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है और सदन में दूसरी बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर नेता प्रतिपक्ष के पद को हासिल करने के लिए भी योग्य है। लिहाजा बदले सूरत हाल में विपक्ष स्पीकर के चुनाव समेत सरकार को कोई भी फैसला आसानी से नहीं करने देगा, जिसकी झलक प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से ही मिलने लगी है। दरअसल 18वीं लोकसभा में बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। ये चुनाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत किया, लेकिन नाम का ऐलान होते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्ष की दलील है कि कटक से चुनकर आए भर्तृहरि महताब सिर्फ 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, जबकि केरल की मवेली कारा सीट से चुनकर आए सुरेश 8वीं बार के सांसद बने हैं। इसीलिए वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने तथ्यों के आधार पर कांग्रेस पर पलटवार किया। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी। कोडिकुनिल सुरेश का टर्म बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं हैं। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। और आज के दिन में 18वीं लोकसभा में सबसे लंबा टेन्योर कॉन्जिक्यूटिव टर्म 7 बार भर्तृहरि महताब का है। सुरेश कोडिकुनिल जी जो कांग्रेस के सदस्य है, उसका टोटल टर्म 8 है, लेकिन उसका 2 बार ब्रेक हुआ है। तो सबसे लंबा कॉन्जिक्यूटिव निरंतर जो चुन के आए हैं वो भर्तृहरि महताब है। ये मामला यूं ही नहीं थमा। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया ताकि वो नए सांसदों को शपथ दिला सके, नए स्पीकर का चुनाव करा सके। शपथ ग्रहण में उनके सहयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों का एक पैनल भी राष्ट्रपति ने तय कर दिया है, जिसमें 5 सांसद शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में संसद सत्र के शुरू होने से पहले शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर और पैनल के पीठासीन अधिकारी नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। चलिए नजर डालते हैं कि इस पैनल में कौन कौन शामिल है। इस पैनल में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हैं। पीठासीन पदाधिकारियों के पैनल में कांग्रेस के के सुरेश, डीएमके के टीआर बालू, बीजेपी के राधा मोहन सिंह, बीजेपी के ही फगन सिंह कुलस्ते, टीएमसी के सुदेश बंदोपाध्याय। लेकिन सीनियरिटी की अनदेखी करके सुरेश की जगह महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के फैसले के विरोध में इंडिया गठबंधन ने कहा कि विपक्षी सांसद के सुरेश बालू बंदोपाध्याय पीठासीन अधिकारियों के पैनल में शामिल नहीं होंगे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बंदोपाध्याय से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी वही दलील दी कि सुरेश भी अब खुलकर सामने आ गए हैं।
Now the 8th term member of parliament is there in the house. Then 7th time member of parliament appointed as pro tem speaker. So we are claiming that we are claiming that pro tem speaker goes to 8th time member of parliament. They have done wrong thing. They have done wrong decision. Now the entire country is also criticizing BJP government decision. प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस और बीजेपी की भिड़ंत बताई जा रही है। इस सत्र में हंगामा विरोध जबरदस्त हो सकता है। अभी तो कांग्रेस इंतजार कर रही है तो 26 जून को लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी कौन सा नाम आगे बढ़ाती है। माना जा रहा है कि एनडीए सहयोगी दलों से बातचीत मंथन के बाद बीजेपी ने वो नाम तय कर लिया है और नाम संभावितों के सामने आ रहे हैं। उनमें ओम बिरला भी हैं, जो पिछली बार स्पीकर थे। वो राजस्थान के कोटा से तीसरी बार जीते हैं। राधा मोहन सिंह का नाम सामने आ रहा है। वो बिहार के पूर्वी चंपारण से सांसद चुने गए हैं, 7 बार चुनाव जीते हैं। मोदी 1.0 में कृषि मंत्री भी रहे। इसी कड़ी में डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है, जो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव जीती हैं। फिलहाल आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब का नाम भी संभावित स्पीकर के तौर पर सामने आ रहा है, जो ओडिशा के कटक से फिर सांसद बने हैं। लगातार 7वीं बार चुने गए हैं। इस साल मार्च 2024 में वो बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए। अब इनमें से कोई स्पीकर बनेगा या पीएम मोदी कोई नया चेहरा सामने लाकर फिर सरप्राइज करेंगे, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा, जिसके लिए इंतजार 26 जून तक करना होगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। उधर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग कर डाली है। प्लान के बारे में जानने से पहले एक नजर अतीत पर डालनी जरूरी है। दरअसल 2014 यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बीजेपी ने स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखी। सुमित्रा महाजन स्पीकर बनाई गयी। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट AIADMK के M थम्बीदुरई को दी गई। 2019 में बीजेपी का बहुमत बढ़ा, ओम बिरला स्पीकर बने, लेकिन डिप्टी स्पीकर की पोस्ट किसी को नहीं दी गई। इस बार कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मांग रही है। मोदी मॉडल में लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। 1952 से परंपरा है, संसद में परंपरा का वही महत्व होता है जो लगभग रूल्स का होता है। स्पीकर पद रूलिंग पार्टी को रहता था, डिप्टी स्पीकर पद अपोजिशन को रहता था। ये परंपरा तोड़ दी, पिछली बार किसी को बनाया नहीं। डिप्टी स्पीकर के पास कई पदेन कमेटियां होती, उनका क्या होगा? ये सब अनुचित है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस को अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद देने का भरोसा देती है तो इंडिया गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार को सर्वसम्मति से समर्थन दे सकता है। और अगर कांग्रेस के किसी लीडर को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं दी गई तो विपक्ष स्पीकर के पद के लिए अपने प्रत्याशी को खड़ा कर सकता है, जो कि आजाद भारत में पहली बार होगा। लेकिन सरकार भी विपक्ष को साधने में लगी हुई है। बेशक नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम तीसरा टर्म है, लेकिन पहली बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को लग रहा है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी स्पीकर पद के लिए बीजेपी पर दबाव डाल सकती है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में कैबिनेट का बंटवारा हुआ, लगता तो यही है कि सीटें भले कम हो, लेकिन मोदी में वही दम है। हालांकि कहीं से भी ये सिग्नल नहीं आया जिससे लगे कि बीजेपी अपने सहयोगियों के आगे सरेंडर है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसमें एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों पर एफआईआर। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 टीचर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। तो 3 टीचर समेत 4 लोगों के खिलाफ ये केस। सूत्रों के हवाले से खबर। सूरज ओझा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस पर? 4 लोगों पर एफआईआर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार तार जुड़ते जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर से इस वक्त एक्शन लिया गया है। 4 लोगों पर एफआईआर की गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, महाराष्ट्र एटीएस की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। 3 टीचर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक्शन मोड में इस वक्त एसटीएफ है। सूरज ओझा, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए एनईटी यूजी पेपर लीक मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस भी एक्शन में आ गई है। लातूर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 420, 120 ब
और द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली का एक शख्स, दिल्ली में रहने वाला, वो लातूर के इन शिक्षकों के द्वारा किसी न किसी तरह से पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने 2 शिक्षकों से कल पूछताछ की। ये जो 2 शिक्षक हैं जिनसे पूछताछ की थी, उनमें जलील पठान और संजय जाधव, ये जो वहाँ का जिला परिषद है, वहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं, दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की गई और फिर दोनों को घर जाने दिया गया था। आज फिर से जलील पठान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इन दोनों को भी आरोपी बनाया गया है। तो अब देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस भी इस मामले में एक्शन मोड में दिखाई देती है। बिल्कुल सूरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। नीट यूजी में धांधली करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीबीआई जांच अपने हाथों में ले चुकी है। सीबीआई पूरी एक्शन में है। सीबीआई को नीट यूजी, नीट नेट दोनों ही परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच का जिम्मा दिया गया है। लिहाजा सीबीआई ने नीट यूजी धांधली मामले में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की स्पेशल टीम बिहार भेजी गई है। सीबीआई की टीम बिहार पुलिस की ईओयू से अभी तक की जांच का हैंडओवर लेगी। सीबीआई की एक टीम गुजरात भी भेजी गई है। पेपर लीक के दावों, पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन और अदालतों में याचिकाएं दायर किए जाने के बीच सीबीआई को पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया गया। सीबीआई ने कई स्पेशल टीमें बनाई हैं जो गोधरा और पटना पहुंची हैं, जहां पुलिस ने पेपर लीक के मामले दर्ज किए हैं। जल्द ही ये टीम गुजरात और बिहार की तरफ से दर्ज किए गए मामलों की जांच अपने हाथ में लेने की योजना बना रही है। सीबीआई के एक प्रवक्ता के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से अभ्यर्थियों, संस्थानों और बिचौलियों के कथित अनियमितताओं के हर पहलू की व्यापक जांच कराने को कहा, जिसमें साजिश, धोखाधड़ी, अभ्यर्थी की जगह किसी और के परीक्षा में बैठने, सबूतों को नष्ट करने की जांच भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के तहत एक नया मामला दर्ज किया है। नीट यूजी पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया। लातूर पुलिस भी पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने अब तक 2 शिक्षकों को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सरकार भले ही छात्रों की नाराजगी खत्म कराने में फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन एक्शन अब जमीन पर उतरने लगे हैं। परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की आज दिल्ली में पहली बैठक होगी। समिति 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। जिन सुधारों की सिफारिश की जाएगी उन्हें अगले परीक्षा सेशन तक लागू किया जाएगा। कमेटी परीक्षा कैलेंडर पर भी गौर करेगी, सुझाव देगी। कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना कामकाज को लेकर सिफारिशें करेगी। नीट परीक्षा से जुड़े कुछ और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हैं। पिछली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को अगली सुनवाई की बात कही है। इसीलिए आज डिटेल सुनवाई की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कि एनटीए परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपने की आधिकारिक जानकारी आज कोर्ट को दे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार ये मानती है कि नीट कैंडिडेट के मन में आ गया था कि एनटीए की व्यवस्था में गड़बड़ी है, जिसे सरकार ने समझाया, उसे ठीक किया। ग्रेस मार्क की व्यवस्था का कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया। सरकार इसी को गड़बड़ी की वजह मान रही है। इसी आधार पर एनटीए के डीजी को बदलने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रेस मार्क को खारिज करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद नीट यूजी में ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों को री एग्जाम कराने का मौका दिया गया। उनमें 813 ही दोबारा परीक्षा में शामिल हुए। नीट में धांधली की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। कई राज्यों की पुलिस पहले ही इस मामले में अपनी कार्रवाई काफी आगे बढ़ा चुकी है, तो वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। विपक्ष सरकार पर नकल माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। पेपर लीक का जो मामला है, ये एक बहुत बड़ा माफिया इस देश में सरकारी संरक्षण में काम कर रहा है। मैंने 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में जब इसके नकल के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जो बिल लाया गया था, उस पर मैंने ये बात रिकॉर्ड पर कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितनी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सबका लिंक आखिर गुजरात की ही एजेंसी से क्यों है? ये साबित हो गया कि इसमें
भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है और पूरी तरीके से बच्चों का भविष्य खराब किया गया। मैंने आज बच्चों को बहुत ढांढस बंधाया। वो बच्चे आए थे, काफ़ी संख्या में थे। मैंने उनको ढांढस बनाया और कहा कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। ये सीबीआई को इन्होंने दिया है, इसका मतलब कि चीज़ें खराब हैं। डीजी को हटाना, सीबीआई को देना, ये पूरी तरीके से ये एग्ज़ाम्स निरस्त होने चाहिए और फिर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए तत्काल जिस दिन निरस्त हो उसी दिन घोषणा भी हो कि फला तारीख को एग्ज़ाम्स होंगे। जितनी भी परीक्षाएं नीट के अलावा और भी परीक्षाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सभी में पर्चा लीक हुआ है। तो जांच में तो बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले ही कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था। विपक्ष के आरोपों को सरकार खारिज कर रही है, भरोसा दे रही है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी जी के पार्टी के ज़माने में बहुत घोटाले होते थे, बहुत सारे इसी तरह के काम होते थे, लेकिन ये नीट एग्ज़ाम में जो भी कुछ हुआ है, जो पेपर फूटी का जो हुआ है, ये बात अच्छी नहीं है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे HRD मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने मतलब जो एग्ज़ाम में घोटाले हुए थे, पेपर फूटी हुई थी, उसके लिए मतलब पूरी इंक्वायरी भी बिठाई है और जो भी उनको दोषी पाएगा उनको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। सदन में 2 से 3 दिन बाद ये मुद्दा गरमाएगा ही, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले सड़क पर भी इसका असर दिखेगा। नीट में धांधली के खिलाफ आज कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI संसद का घेराव करेगी। NSUI संसद भवन के करीब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। और अब बात करते हैं नीट UG पेपर लीक कांड में। बिहार पुलिस की EOU ने अब तक की जांच सार्वजनिक कर दी है। EOU के मुताबिक पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है। वहीं देवघर से गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 3 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि 2 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। वहीं UGC नेट पेपर लीक मामले की जांच में बिहार के नवादा पहुंची CBI टीम पर हमला हुआ। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट UG परीक्षा पूरे देश में हुई। परीक्षा में धांधली का असर भी पूरे देश में दिख रहा है, लेकिन धांधली का एपिसेंटर बिहार और झारखंड रहे। बिहार की जिस पुलिस को सुस्त बताया जाता था, उसी ने मुस्तैदी दिखाई और नीट के नकल माफिया का भंडाफोड़ किया। बिहार पुलिस के फुल एक्शन और तेज कार्रवाई का ही नतीजा है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बिहार पुलिस की EOU ने की है और सबूत इकट्ठा करने से लेकर किंगपिन, सॉल्वर और नकल करने वाले आरोपियों का भंडाफोड़ हो सका है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने एक और बड़ा खुलासा किया है। देवघर से गिरफ्तार बलदेव कुमार उर्फ चिंटू पेपर लीक कांड के पेशेवर अपराधी संजीव कुमार उर्फ लोटन मुखिया गिरोह का सदस्य है। 5 मई को नीट का सॉल्व प्रश्न पत्र इसी गिरोह के मोबाइल पर आया था। गिरोह के पास से मिले जले पेपर को FSL जांच के लिए भेजा जा रहा है। जले हुए पेपर का सीरियल कोड झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल सेंटर का है। पेपर की पैकिंग में छेड़छाड़ पाया गया। ये बात जांच के दौरान सामने आई। इस धांधली को एक संगठित अंतर्राज्यीय पेशेवर गिरोह ने अंजाम दिया। अब EOU पूरे मामले की जांच CBI को सौंप रही है। EOU ने इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। 5 आरोपियों को पटना के एक कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से 3 को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों से पूछताछ जारी है और उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नीट UG पेपर लीक मामले में नया नाम मनीष का सामने आया है, जो पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल के हॉस्टल में रहता है। मकान मालिक से लीज पर हॉस्टल कमरा लेने वाले आशुतोष ने मनीष का नाम लिया। ABP की इन्वेस्टिगेशन टीम से बातचीत में आशुतोष भी वहां पहुंच गया, जिसने अपने कबूलनामे में कई बड़ी जानकारी दी। मनीष बोला कि आशुतोष जी सब काम आपका हम कर देते हैं, मेरा भी काम आप कर दीजिएगा। तो बोले कि बोलिए, होने लायक रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं हो। तो फिर बोला कि रात में आज कुछ परीक्षार्थी है, कल एग्जाम है, बाहर से आ रहा है, मेरे जान पहचान का है, रात में रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। तुम्हारे पास क्या नंबर नहीं था? मेरा नंबर था, मोबाइल हम बंद कर दिए थे उसे। ABP की टीम मनीष के पटना वाले घर पहुंची, जो किराए के मकान में रहता है। मनीष का परिवार तो वहां मौजूद था, लेकिन मनीष वहां पर नहीं मिला। मनीष LIC में इंश्योरेंस एजेंट का काम करता है और जमीन खरीद बिक्री का साइड बिजनेस भी। उसकी पत्नी ने क्या कहा, सुनिए। आपके पति का नाम आ रहा है, जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। कहाँ हैं आपके पति? सुबह निकले कहीं घूमने फिरने के लिए, तो शाम तक या रात तक आ जाएंगे।
कहा जा रहा है कि जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें वो उस दिन मौजूद थे जहाँ पे बच्चों को रटवाया जा रहा। हमको जानकारी नहीं है भैया, कोई जानकारी कोई नहीं। जानकारी। क्या करते हैं मनीष? अकाउंट छोटी छोटी संस्थाओं का अकाउंट से लिखते हैं, इंश्योरेंस करते हैं और ये ज़मीन जो खरीद बिक्री होता है उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके की गतिविधि मनीष जी की पिछले कुछ दिनों में रही है? नॉर्मल ही है, जैसे रहते हैं वैसे ही है। क्या अगर फंसाया जा रहा है? हो सकता है फंसाया जा रहा हो। पेपर लीक मामले में एक और आरोपी है अवधेश कुमार, जो अपने बेटे के साथ जेल में बंद है। अवधेश कुमार जमीन कारोबारी है और मास्टरमाइंड सिकंदर का पुराना सहयोगी है। रांची के कांके ब्लॉक के अरसंडे में अवधेश के घर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। सिकंदर जब झारखंड में ठेकेदारी करता था तब से अवधेश उसका सहयोगी है। आरोप है कि सिकंदर की काली कमाई का अवधेश ने रांची में अलग अलग जगहों पर निवेश किया है। सिकंदर ने अकूत संपत्ति बनाई है। नीट परीक्षा के दिन ही शाम में सिकंदर, अवधेश और अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सिकंदर को 40 लाख रुपए अवधेश ने प्रश्न पत्र के बदले दिए थे। हम रांची के कांके ब्लॉक के अरसंडे इलाके में हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये जो आलीशान कोठी है, ये अवधेश कुमार की है। नीट पेपर लीक मामले में वह जेल में बंद हैं, आरोपी हैं। उनके बेटे का नाम अभिषेक कुमार है, वह नीट अभ्यर्थी था, वो भी जेल में बंद है। दरअसल सिकंदर जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके पुराने सहयोगी रहे हैं अवधेश। जब सिकंदर झारखंड में ठेकेदारी करता था तब से अवधेश से उनका संपर्क था, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अवधेश सिकंदर के पुराने सहयोगी रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सिकंदर ने अवधेश से कहा यह था कि आपके बेटे को नीट परीक्षा में पास करवा देंगे, और बाकायदा इसके लिए जो अवधेश हैं वो 40 लाख रुपया भी जो है सिकंदर को दिए। ऐसी बात जो है वो सामने आ रही। हमको तो इस चीज़ की जानकारी ही नहीं कि इन लोगों को क्वेश्चन लीक के लिए पहले से पेपर दिया जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि फंसाया जा रहा है सर। अच्छा, फंसाया जा रहा है? हाँ, हमको तो साजिश लग रहा है। इसलिए साजिश लग रहा है कि इनके पर 14 सितंबर को गोली भी चला था अवधेश जी पर। हाँ जी हाँ, और चलाने वाला थे यहाँ पर चित्तरंजन सिंह। को लगता है कि आपके भाई अवधेश और भतीजे अभिषेक को फंसाया जा रहा है। जी जी जी, उनको पूरा परिवार को ही डैमेज करने की कोशिश किया जा रहा है उनका। माफिया सिकंदर के संपर्क में कैसे आया आपका भतीजा अभिषेक? अवधेश यादव ही बता सकते हैं ना, जो है मेरे बड़े भाई, वही तो बता सकते हैं ना। उस बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं। 120 में 581 नंबर अभिषेक को आया है। वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कैसा था पढ़ने में? वो तो पढ़ने में अच्छा लड़का था। 9th में भी 90+ लाया है, 10th में भी 90+ लाया है। नीट यूजी के साथ यूजीसी नेट परीक्षा लीक के तार बिहार से जुड़ते जा रहे हैं। जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम नवादा के मुरैना पहुंची, लेकिन छापेमारी के लिए गई सीबीआई टीम से मारपीट की गई। गांव वालों ने सीबीआई टीम पर हमला बोल दिया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि इससे पहले दूसरे गांव में छापेमारी के नाम पर पुलिस ने घर से जेवरात लूट लिए थे। इस दौरान सीबीआई टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। मेरा नाम है अंशुल शर्मा, इंस्पेक्टर हूँ सीबीआई दिल्ली में। ठीक है, परिचय हो गया जी। अभी आई कार्ड भी दिखा देता हूँ, दूर से दिखाऊंगा। ठीक है, आईडी कार्ड अभी सुन, थोड़ा सा आईडी कार्ड का भाई रुक जा यार। हमारे पास एक केस रजिस्टर हुआ है। अच्छा, ठीक है। FIR नंबर है 19 सन 2024। ठीक है, ACB दिल्ली। उसमें ये जो है आपके फूलचंद जी, बबीता देवी, इनके कुछ नाम आए हैं किसी तरीके से। अब मैं सारी डिटेल नहीं बता पाऊँ। उस चक्कर में हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया है। दरअसल सीबीआई टीम लोकल थाने को जानकारी दिए बिना ही गांव में दाखिल हो गई थी, लिहाजा गांव वालों ने इन पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और काफी देर तक हो हल्ला और हंगामा होता रहा। मौके की नजाकत को देखते हुए सीबीआई टीम ने स्थानीय पुलिस थाने को जानकारी दी और वहां थाने से पहुंची पुलिस फोर्स की मौजूदगी में छापेमारी की गई, जिसमें 2 मोबाइल के साथ कुछ बैंक पासबुक और यूजीसी नेट से जुड़े कुछ कागजात भी बरामद किए गए। सीबीआई टीम पर हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।